साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष, हरियाणा किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक। आज फिर एक बार लाइव हुआ हूं और जैसे कि आज का टॉपिक आपको पता है कि डिजिट यानी अंक। डिजिट एक ऐसा मुद्रा जो हम आप सभी इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे हम फोन से इस्तेमाल करें, चाहे ऑनलाइन नेट बैंकिंग से या कहीं जाकर के किसी सीएससी सेंटर से इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअली क्या यह जो डिजिट अंक मुद्रा है, यह क्या है और इसका अर्थशास्त्र क्या कहता है और इसके लिए क्या प्रावधान बने हुए हैं, ऐसा कोई प्रावधान बना है या नहीं बना है, यह वैध है अवैध है, ये तमाम बातों पे आज चर्चा करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, आज आप लोग इसको अवश्य देखेंगे और समझेंगे कि ये है क्या, डिजिट का मामला क्या है, डिजिट खेल क्या है, डिजिट रुपए कैसे चल रहे हैं हमारे देश में और कौन चला रहा है, इसके पीछे का समीकरण राजनीतिक कारण क्या है, इससे हमारे आने वाले पीढ़ियों का भविष्य कैसा रहेगा, इन तमाम चीजों पे हम चर्चा करते हैं। इंतजार कर लेते हैं 2 मिनट, तब तक आप अपने नजदीकी यार प्यारे मित्र को आप इसको शेयर भी कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और आप लोग इससे जितना हो सके उतनी आप इससे बच सके। और इसीलिए आज मैं ये चाहता हूं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि हर व्यक्ति को ये चीज पता हो, आखिर हम जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं इसका भविष्य क्या है, इसका अ, निराकरण क्या है और इसका हमारे जीवन पर असर क्या है, क्या नुकसान है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे ताकि आप सभी जागरूक हों और इस मुहिम को आगे लेके चलें, क्योंकि यह जो लड़ाई है यह हमारी अपनी लड़ाई नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का है जो हमारे देश का नागरिक है। हम यह दावा तो नहीं कर रहे हैं कि इससे आपका विशेष कोई प्रॉफिट होगा या कोई विशेष आपका इससे फायदा होगा, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि इसको समझना आपके हित के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको ये लाइव आकर के जो आपके सारी बातें बता रहा हूं, इसके पीछे मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको या आपके विरुद्ध या प्रशासन के विरुद्ध या शासन के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचना, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है और न ही इसके लिए मैं आप लोगों को प्रेरित करता हूं। तो इसी के साथ दोस्तों, समय बहुत हो गया और कोशिश करूंगा कि इसको कम से कम में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, ये एक और अपील है आप लोगों से कि हमारा एक पेज है, किसान मजदूर जागृति मंच। उस पेज का लिंक मैं आप लोगों के इसमें कमेंट्स बॉक्स में डाल देता हूं और आप लोग उसको फॉलो कर लें ताकि आपको सारी चीजों का जो लाइव है, अब मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों को लाइव फेसबुक पे ही उस पेज पे दें ताकि आप लोग सही तरीके से प्रॉपर चैनल से सारी चीज देख सकें। एक्चुअली क्या हो रहा है कि फेसबुक पे मैं लाइव तो बोल जाता हूं, लेकिन होता क्या है कि हमारे उस लिंक वीडियो को या तो फेसबुक उड़ा देता है या टेक्निकल इशू करके हटा दिया जाता है। तो इसलिए आप लोगों से ये अपील है और इसके साथ साथ आप लोगों को बता दें कि अब जो भी आप लाइव देखेंगे इसको हम यूट्यूब पे भी अपलोड किया करेंगे। तो समय न खराब करते हुए आते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं डिजिट। डिजिट अंक यह क्या, जब हम कोई लेन देन करते हैं
तो वह लेन देन एक अंक में किया जाता है। अंक में मान लीजिए आपने किसी को मजदूरी देनी है, उस व्यक्ति ने आपके पास काम किया और आपने उसको मजदूरी देनी है, तो वो भी आप एक डिजिट में ही दोगे, 200, 400, 500, वो डिजिट होता है। और मुद्रा क्या होता है? मुद्रा भी सुन लीजिए। मुद्रा एक पदार्थ का नाम होता है, ऐसा पदार्थ जो अपने अस्तित्व को न खोए, उसका यानी अस्तित्व नष्ट ना हो। ऐसा पदार्थ जो होता है वह दो ही होता है, सोना और चांदी। अगर आप लोहा को मिट्टी में दाब दोगे तो कुछ दिन बाद वो लोहा गल के खत्म हो जाएगा। अगर आप सोने को मिट्टी में दाब दोगे तो वह नहीं खत्म, मतलब अपना वो प्रारूप नहीं बदलेगा। चांदी को डाल दोगे वो अपना प्रारूप नहीं बदलेगा। और ये बकायदा अर्थशास्त्र में भी लिखा गया है, और ये आज की नहीं है, ये हजारों साल की है। उसको मुद्रा कहते हैं। अब ये डिजिट का खेल जो है, ये हमारे देश में 4 अप्रैल 1968 के बाद शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ? जब हमारे देश में आरबीआई की स्थापना हुई अप्रैल 1935 में, और कागजी मुद्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छापना शुरू किया। नेटवर्क इशू की वजह से स्लो चल रहा है नेटवर्क, और अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं लाइव पे आता हूं तो या तो नेटवर्क स्लो चलता है या बीच में अवरोधित करता है। खैर कोई बात नहीं। तो आरबीआई ने जब कथित रुपए छापना शुरू किया तो इसके लिए कानून बने। कानून बना, हालांकि पहले बन चुका था कानून, और उसी कानूनों के तहत ये अपना काम करना शुरू किया। और वो जो कानून के तहत काम करना शुरू किया, उस कानून का नाम है आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में 2 रुपए से लेके 10,000 तक के नोट छापे। और जो भी नोट छपता है, यह जो उनके द्वारा बनाए गए कानून है उसी कानून के तहत छपता है। जैसे वर्तमान में पेपर करेंसी एक्ट 1882 है, कोइनेज एक्ट 1906 और कोइनेज एक्ट 2011। इन्हीं के तहत, हालांकि बीच में कई कानून हैं और पहले वीडियो में बता चुका हूं, एक एक का बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको बता रहा हूं शॉर्ट में कि ये 1906 का जो कोइनेज एक्ट है वो बेस है। आरबीआई एक्ट 1934 का बेस जो है वो कोइनेज एक्ट 1906। और ये बेस इसलिए है क्योंकि जब आप आरबीआई एक्ट की धारा 39 पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ वाकई ये बेस है। लेकिन 4 अप्रैल 1968 के बाद हमारे आपके हाथ में डिजिट आना शुरू हो गया। अब आप लोगों में से बहुत सारे बुद्धिमान ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि 4 अप्रैल 1968 में तो नेट था ही नहीं, मोबाइल ही नहीं था, तो कैसे डिजिट आना हो गया? वो डिजिट किस तरीके से आना शुरू हो गया कि जब रुपए पे लिखा हुआ वचन पत्र, वचन खंड, सॉरी, वचन खंड को बदला गया और आपके हाथ में रुपए का प्रारूप बदल के एक वचन पत्र आ गया, तो वो डिजिट में आ गया। जैसे किसी कागज के टुकड़े पे लिखा गया है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो अदा तो किया नहीं, आप एक रसीद दे दिया और उस पर लिख दिया, वही डिजिट लिख दिया 100, तो क्या हो गया आपका? डिजिट। समय चलता रहा और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें इन्होंने चेंज किया, क्योंकि 1968 से लेके
तकरीबन 1985 और 90 के आसपास तक हम लोगों के पास इतने संसाधन नहीं थे। स्कूल विद्यालय भी गांव से दूर हुआ करते थे। तो जो संपन्न लोग होते थे वही अपने बच्चों को ज्यादातर शिक्षा दीक्षा में ध्यान देते थे। अन्यथा हमारे यहाँ क्या था कि सबका पुश्तैनी काम होता था और उसी पुश्तैनी काम में बच्चों को लगा देते थे। और हम लोगों ने इस चीज पे गौर नहीं किया कि भाई ये चीज बदली जा चुकी है, ये चीज ऐसे हो गई। धीरे धीरे करते करते मोबाइल का दौर आया। और जब मोबाइल का दौर आया तो मोबाइल 90-91 में भारत में आया। और उस टाइम पे जो मोबाइल थे वो कुछ पर्टिकुलर एरिया में काम करते थे। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का बन गया, फिर उसके बाद स्टेट का बन गया, फिर उसके बाद 2 स्टेट 3 स्टेट कहाँ आपको बात करना, इस तरीके से होते होते यानी जाते जाते 1998 तक। इसीलिए कहते हैं कि 2000 का दशक जो था मोबाइल क्रांति का दशक था। और आज स्थिति ये हो गई कि हर घर में एक मोबाइल की तो बात छोड़िए, अगर घर में 5 हैं तो 5-5 मोबाइल। और वहां कहीं कहीं तो आपको ऐसे मिल जाएंगे कुछ लोग कि एक एक नहीं 2-2 मोबाइल रखते हैं। एग्जाम्पल तो मैं खुद ही हूं, 2 मोबाइल रखता हूं। तो इस मोबाइल क्रांति को सरकार ने बड़ी बारीकी से इसको कैश किया। कैसे कैश किया? सरकार ने क्या किया, एक 2000 में, 2000 सन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2000 एक कानून बनाया। उस कानून में 2 चीज दिया आपको। क्या दिया? डिजिटलाइज सिग्नेचर का अथॉरिटी मिल गई आपको, और डिजिटल पेपर जैसे आप मेल वगैरह से जो कागज लेते हैं वो आपको कहीं जाकर के मोहर लगवाने की जरूरत नहीं। और उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2000 को आरबीआई के साथ में अटैच कर दिया। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई ने क्या किया, उसको थोड़ा सा संशोधित किया। और आरबीआई ने धीरे धीरे आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगा आपका मोबाइल पे आएगा, आप पैसे जमा कर रहे हो तो मोबाइल पे आएगा मैसेज। पहले ये लालच देके आपको आलसी बनाना शुरू किया 2000 के बाद। क्यों? इसके पहले इतना मोबाइल क्रांति नहीं थी, तो हमें आपको मजबूरी में बैंक में जाकर के अपनी कॉपी पूरी करानी पड़ती थी, यानी पासबुक एंट्री करवानी पड़ती थी। और हमें आपको हर सुविधा चाहिए, घर बैठे सुविधा चाहिए, कहीं भाग दौड़ न करना पड़े, मेहनत न लगे। तो इसका बेनिफिट उठा करके आरबीआई ने क्या किया कि मोबाइल पे आपके नंबर जो है, बोले कि आप बैंक में अपना मोबाइल नंबर वो करवा दीजिए, रजिस्टर्ड करवा दीजिए, आपकी हर एक ट्रांजेक्शन मोबाइल पे आपको मिलती है। उसके बाद आरबीआई ने क्या किया, 2007 में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट बना दिया, 2007 में बना। और इसके साथ साथ एनपीसीसी बनाया, यानी नेशनल पेमेंट कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से है। अब क्या हुआ, हम धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसमें हमें 5 अधिकार मिले। क्या मिला? नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फिर आया क्रेडिट कार्ड, उसके बाद आया यूपीआई। यूपीआई तो आज बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता है। उसके बाद आया ई वैलेट। ये 5 चीज हमें दिया, हम बड़े खुश हो गए, या तो हमें बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारा काम हो रहा। अब नेट बैंकिंग जो था वो हर आदमी नहीं चला पाता था, क्योंकि नेट बैंकिंग में क्या होता था, आपकी आईडी बनती थी, उसके बाद उसको लॉगिन करना पड़ता था, पासवर्ड लगता था, फिर उसमें ऐड करना पड़ता था किसको आप ट्रांसफर करना है। इस तरीके से बहुत सारी उसमें वो थी। तो लोगों को दिक्कतें आ रही थी। और ये बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट वाले थे, बिजनेस व्यापारी, बिजनेसमैन या व्यापारी कहते, वो इसको बड़े धड़ल्ले से इस्तेमाल करते थे। तो क्या हुआ कि इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
एक्ट जो है 2000, इसको थोड़ा सा और मोडिफाइड किया, और उस मोडिफाइड में तीन चार चीजों का हमें और अधिकार मिल गया। अब वो मोडिफाइड क्या क्या हुआ, एक बनाया उसमें पीसीसी, क्या बनाया, पीसीसी, पेमेंट, पीसीसीआई, पेमेंट कार्ड, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्रीज के नाम से बनाया, इंडस्ट्री डेटा, सॉरी, पीसीआई, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्रीज डेटा, और इसको डीएसएस भी कहते हैं। अब क्या हुआ कि हमारे पास सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के नाम पर इन्होंने डीएसएस लगा दिया, डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। पीसीआई जो था उसके साथ में जोड़ दिया, पीसीआई पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, और इसके साथ डीएसएस जो बना दिया, डेटा सिक्योरिटी के लिए बना दिया, डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से बना दिया। अब हमें आपको ये हो गया कि हम तो सिक्योर हो गए, और उस सिक्योर के साथ साथ में अब आपको बताऊं, आपको हंसी आएगी कि अब इसके साथ मान ली रुपए का तो आपका स्टैंडर्ड है, पता है, चलो मिले ना मिले वो अलग मैटर है, लेकिन जो रुपए हमारे आपके जेब में है उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू तो है, लेकिन जो आपके डिजिटल पेमेंट, डिजिट या अंक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं। क्यों नहीं, ये भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब स्टैंडर्ड का वो आया तब इन्होंने तीन चार चीज जोड़ लिया, और जब उसको आप गहराई से पढ़ोगे तो आपको हंसी आई। जैसे क्या जोड़ा, आईएसओ, आईएसओ 2022, अब लेटेस्ट में है इनके पास आईएसओ 2022, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट, समझ गए, आईएमपीएस, ये भी आपको पता होगा, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, नेफ्ट भी जोड़ दिया इसके साथ में, और आरटीजीएस भी जोड़ दिया। लेकिन इतना सब जोड़ने के बाद भी मतलब ये देखे कि आम आदमी इस चीज के प्रति आकर्षित कम हो पा रहा है। दौर आया 2014 का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पदभार संभालते हैं, और वो एक राग लापना शुरू करते हैं, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। अब घर में खाने को नहीं है, पीले कार्ड से तो हमारा घर चलता है, और हम डिजिटल इंडिया के सपने देख रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया बनाओ, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे पहले पीले कार्ड के, तो जितने पीले कार्ड के धारक हैं उनको इतना मजबूत कर दो कि वो सरकार के टुकड़े में पलने की उनकी आवश्यकता ही ना पड़े, तब तो डिजिटल इंडिया बनाने में मजा आए मोदी जी। और नहीं तो क्या आप कर रहे हो, पहले जैसे किसान जो होते थे वो बल्द रखते थे, बैल, और जब बैल को लेकर के खेत में जोतने जाते थे तो अच्छा उसको खिलाते पिलाते थे जमींदार, लेकिन जब वो चलने में करता था तो साटा रखते रहते थे, पीछे मारते थे। वही काम आप कर रहे हो। तो आप में, आप गरीबों के हितैषी नहीं, आप गरीबों के भक्षक हो मोदी जी, क्योंकि आपने गरीबों के लिए कुछ किया ही नहीं, गरीब आदमी को आपने गरीब बना दिया, हर तरह से गरीब बनाया उसको, उसकी आर्थिक स्थिति छीन ली, उसकी सिक्योरिटी छीन ली, उसको किसी भी ऐसे क्षेत्र में नहीं बढ़ाया कि वो कम से कम, आपने जितना पैसे एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया, अगर उसका 2% भी गरीबी उन्मूलन पे खर्च किए होते तो शायद हमारे देश में पीले कार्ड वालों की संख्या कम होती, और अधिकतर लोग अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास जरूर करते। हमारा ऐसा देश है, इसमें अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाता है तो व्यक्ति बहुत कुछ करने का जज्बा रखता है। और मैंने तो यहां तक देखा है कि हर गरीब में ऐसे ऐसे हुनर होते हैं कि जो कोठियों और बंगलों में नहीं होते, लेकिन आपको उससे लेना देना नहीं था, आपको तो उनका दोहन करना था, और आप दोहन करने में कामयाब रहे, चाहे वो ब्रिटेन के इशारे पे, चाहे वो अमेरिका के इशारे पे। आज डिजिटलाइजेशन तो आप कर रहे हो, लेकिन आपके पास डाटा सिक्योर नहीं है किसी का। क्यों? क्योंकि डाटा तो अमेरिका में भी स्टोर हो रहा है, आपके पास क्या है, कल भी नंगे थे हम, आज भी नंगे। तो ये कैसा डिजिटलाइजेशन है, सिर्फ शोषण है। अब हम आप क्या करते हैं, ट्रैक थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि मोदी जी का नाम लेते ही मेरे शरीर में कुछ उबाल मार जाता है, इसलिए आपको बता रहा हूं, ट्रैक थोड़ा सा चेंज हो गया, क्षमा के साथ। फिर जब मोबाइल क्रांति को घर घर पहुंचा दिया, किस्तों पे मोबाइल आने लग गए, इलेक्शन का फंडा बन गया कि आपको मोबाइल मिलेगा,
फला पार्टी जीतेगी तो आपको मोबाइल मिलेगा, एंड्रॉइड मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा, टैबलेट मिलेगा। तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए और लोगों ने इनडायरेक्टली इस चीज को सीखना शुरू किया। आज 10 साल का बच्चा भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करता है, यानी अंक मुद्रा को लेन देन करता है, जबकि उस अंक मुद्रा का कोई अस्तित्व हमारे यहां नहीं। नहीं इसलिए है, आपने सुना होगा कि बंदे के पास फोन आया, उसने फोन सुना और उसका अकाउंट खाली हो गया। आप किसी को ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एक नंबर का थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, पैसे कहीं और चले गए, वो पैसे आपके गए, आपको वापस नहीं मिले। आप क्या करोगे? उसको ले जाकर के बैंक में कब एप्लीकेशन दोगे, यहां दोगे, वहां दोगे? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि डाटा आपके पास सिक्योर ही नहीं है। आप चेक ही नहीं कर सकते हो कि आपने 1 रुपए किसी को डाला और वो गलत एंट्री में चला गया, तो आप उसको कहां चेक करोगे? और आपको मेरी बात को यकीन ना हो, आप किसी से 2-5 हजार रुपए अपने खाते में डलवाइए पेमेंट, और बैंक में जाइए, ये पूछिए कि ये पेमेंट मेरे पास कहां से आई है, ये बताइए मुझे। आप लिख करके एक एप्लीकेशन दे दीजिए, यकीन मानिए भाई साहब, आपको सालों लग जाएगा, वो बैंक आपको यही नहीं बता पाएगा कि ये कहां से आया है, किस पैसे से आया है, बता ही नहीं सकता। मैंने ट्राई लिया, मैंने मेरे अकाउंट में 5 हजार रुपए पता नहीं किसने डाल दिया था, मुझे नहीं पता है, आज तक नहीं पता है। किसी ने मेरे अकाउंट में लगभग 10 एक महीना हो रहा है डाल दिया। मैंने 4-5 दिन तक उस पैसे के लिए वेट किया कि हो सकता है कि वो पैसे किसी का हो, मेरे पास फोन आए तो बात करूंगा। 4-5 दिन बाद वो पैसे हमने खर्च किए। खर्च तब किए जब हम बैंक में जा करके बकायदा हमने पूछा कि भाई मेरे पास ये 5 हजार रुपए की एंट्री आई है, ये पैसे कहां से आए हैं, किसने डाला है? तो बैंक ने कहा ये तो आपके पास में कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आई है। मैंने कहा जी आई कहां से, हमें ये जानना है। तो बोले ये तो क्या पता चलेगा है, मैंने एप्लीकेशन कहा एप्लीकेशन दे दो। बोले एप्लीकेशन दे दो वैसे ही पड़ी रहेगी, इसका कुछ पता नहीं लगेगा। मैंने कहा फिर भी, कहते नहीं ये तो नेट का तो वैसे ही पंगा है मिश्रा जी। मैं कहा चलो ठीक है, और न किसी व्यक्ति ने मेरे पास फोन किया। तो यानी जिस व्यक्ति ने वो डाला 5 हजार रुपए, वो तो गया, हो सकता है हमारा ही कोई लेन देन रहा हो, हमें ना पता हो, हमारे दिमाग से ही निकल गया हो। तब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, जब मुझे 5 हजार रुपए की एंट्री का पता नहीं चला, तो ये कैसे पता चल जाएगा किसी का? न इन्होंने डिजिटल करेंसी एक्ट अब तक नहीं आई, ध्यान रखिए। हमारा देश कानून से चलता है और हर काम कानून के तहत होता है। हमारे देश में तो ऐसा सिस्टम है, पहले कानून बना दिया जाता है और उस कानून को बना के फ्रीज कर दिया जाता है और बाद में उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोरोना का जो लॉकडाउन लगा था, याद होगा आप लोगों को, 140 साल पुराना कानून इस्तेमाल किया गया था। यानी वो कानून, अब सोचिए आप, 140 साल बाद वो कानून इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बना कब होगा? यानी वो कानून बना के फ्रीज कर दिया गया और टाइम को उसको यूज कर लिया गया। ऐसे ही बैंक ने क्या किया, पहले पेपर करेंसी एक्ट 1882 में बनाया, उसके बाद सॉरी 61 में बनाया, 1861 में, उसके बाद 72 में बताया, 1872 में, फिर 1882 में बनाया। उसके बाद फिर ये ले जाकर के 1906 में कोयनीज एक्ट बनाए। कोयनीज एक्ट बनाने के बाद भी देखिए कितने दिन के बाद 1906 में बनाए, और 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है और 1934 में आरबीआई एक्ट बनता है। यानी लगभग 24 साल, 28 साल, सॉरी 28 साल के बाद आरबीआई बनती है। तो इतना दिनों कानून बना करके फ्रीज किया गया ना, जो बाद में इंप्लीमेंट कर दिए, लागू हो गया, कानून चालू हो गया। हम आप उस आरबीआई के द्वारा वचन पत्र, फर्जी रुपए लेकर के, नकली रुपए लेकर कर रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वचन पत्र दे दिया हमें। सेम ऐसे ही अगर डिजिटल एक्ट है, डिजिटल करेंसी एक्ट है, तो वो पब्लिक में आना चाहिए था। और विडंबना देखिए कि डिजिटल करेंसी एक्ट आज तक नहीं बनी, और आपको नहीं यकीन होगा तो आप नेट पे डाल डाल के आप सर्च कर लेना, आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही जब लोगों की प्रॉपर्टी हड़पना हुआ, तो बैंक ने क्या किया, 1993 में ही सरफेसी एक्ट नामक कानून बना दिया, जो उल्टी गंगा है, वो बना करके उसको फ्रीज कर दिया। 92-93 में बनाया गया। और अगर आप उसको गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो बताया जाएगा, कभी बताएंगे राज्यसभा में पहले आ गया, कभी बताएंगे इसमें जो है लोकसभा में पहले आ गया, कभी बता देंगे कुछ, मतलब डेट का आज तक, अगर आप 4 बार, यकीन मानिए 4 बार आप सरफेसी एक्ट के लिए सर्च कीजिए, पूछिए गूगल से,
कि भाई सरफेसी एक्ट कानून कब बनाया गया और किस तिथि को लोकसभा में गया, किस तिथि को राज्यसभा में गया और कब इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। आपको जो डेट मिल जाएगी उसके 2 दिन बाद फिर आप पूछिए, 4 बार पूछेंगे, 4 डेट आ जाएगी। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जब ये हर चीज कानून बना के रख लेते हैं तो संभव सी बात है कि ये डिजिटल एक्ट भी बना होगा और रखा होगा, तभी तो हम डिजिटल में जा रहे हैं ना भाई, कि हम डिजिटल इंडिया में जा रहे हैं। है क्या डिजिटल इंडिया? कुछ नहीं है। पहले इन्होंने आपके सोने चांदी को लूटा, सोने चांदी को लूटने के बाद आपको कागज का टुकड़ा दे दिया। अब वो कागज, भाई उसमें भी खर्चा लगता है ना। एक बार आरबीआई ने बताया था कि एक नोट छापने में उसको 3.25 रुपए खर्चा पड़ता। वो मेरे ख्याल से शायद 2 रुपए का या 5 रुपए के नोट के ऊपर बताया था कि जब ये नोट छापा जाता है तो इस पे 3.25 रुपए खर्चा पड़ता है, 2.25, सॉरी 2.25, और 2,000 की नोट छापने में 3.25 रुपए का खर्चा पड़ता है। तो खर्चा पड़ रहा है ना, मतलब जेब से न लगे मेरे, सारा हमारे पास है। अब इस चीज को खत्म करने के लिए ये खर्चा भी बचा दे और आपको नंगड़ कर दें, कटोरा लेकर के आप मांगोगे ना तो लोग कुछ देने वाले नहीं है। याद रखना, अगर अभी नहीं जागोगे तो कटोरा लेके मांगने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, और आने वाले समय में अपने पोते पोतियों को रुपए का नोट क्या होता है वो दिखाने के लिए तरस जाओगे। क्यों? क्योंकि डिजिटल आ गया। आप उसी मोबाइल में दिखाते रहोगे, डिस्प्ले पे देखो बेटा ये 2 रुपए है, ये 5 रुपए, ये 10 रुपए, ये 2,000 है। और आज जैसे यूनिक नोटों की सेल होती है ना, आप जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े बड़े महानगरों में जाओगे तो यूनिक नोट जो होते हैं उनकी बोलियां लगती है 3-3 लाख, 4-4 लाख में। वैसे ही आपको ये 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए को अपने बच्चों को दिखाने के लिए अगर आप सोचोगे तो आपको या तो किसी म्यूजियम का सहारा लेना पड़ेगा और या फिर आपको बोली लगा करके खरीद के ला के दिखाना पड़ेगा। यानी कागज भी खत्म कर देना है। ये है डिजिट मुद्रा जो है वो ये है, ये चीज ये बना रहे हैं। आपके पास थोड़ा क्या, आपके घर से बताइए आप, पहले आपके घर में सोने चांदी थे, आप अपने घर में आकलन कीजिए और ज्यादा पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में आप 60 साल पीछे तक आप जाएंगे तो हर वो घर आपको ऐसा मिलेगा जिस घर में कम से कम आधा किलो चांदी रहा होगा, चाहे वो गरीब हो। आज जो दिहाड़ी मजदूरी करता है ना, वो क्यों? क्योंकि जो औरतें होती थी उनके पैरों में मोटे मोटे चांदी के कड़े, कहीं कहीं कड़िया कहते हैं, कहीं कहीं छल्ला कहते हैं, कहीं कहीं कुछ कहते हैं, वो पैरों में होते थे, उनकी दोनों बाजुओं में होती थी चांदी की, और सोने के गहने होते थे। वो गया कहां? आप इसको सोचिए, वो गया कहां? आपके पास तो नहीं है, आप तो दिहाड़ी मजदूरी पर मजबूर हो रहे हो, तो वो गया कहां? आज ये जो निर्धारित कर दिया गया ना कि एक व्यक्ति के पास इतना तोला सोना होना चाहिए। क्यों भाई? हमारे देश में सोने चांदी की खान हुआ करती थी, हर घर में सोने चांदी की मुद्रा से लेन देन हुआ करता था, लोग कबाड़ बेचते थे, कबाड़, उसमें भी सोना चांदी का मुद्रा मिलता था। आज क्या आपको मिल रहा है? डिजिट। कबाड़ी भी अब तो कहते हैं भाई साहब आप, मैं कल ही कबाड़ बेचा हूं, वो कहता 423 रुपए समथिंग बना था, तो कहता है भाई साहब आपको 223 रुपए आपको ऑनलाइन कर देता हूं। मैं कहा यार कैश ही दे दे। कहता नहीं, कैश आजकल लेके कम चलते हैं बाबूजी, दिवाली का सीजन है, पैसे कितना लेके ढोएंगे, कोई लूट ले, ये कर ले, मोबाइल से 1 मिनट में डाल देते हैं। हाँ भाई सही कर रहा है। तो जब कबाड़ी जैसे लोग, जो गांव में फिर फिर के, दुकानों की बात नहीं कर रहा हूं, जो गांव में फिर के कबाड़ कबाड़ लेते हैं उनकी बात कर रहा हूं, वो लोग जब ये दे रहे हैं तो आप सोचिए कि हम कितने नीचे तक जाएंगे। ये हमारा विकास नहीं, हमारा पतन है। इसको जूम करके देखिए, ये हमारा पतन है। पतन इसलिए है क्योंकि हमारे पास हमारी मुद्रा ही नहीं। भारत एक ऐसा देश अब बन चुका है, उसके पास अपनी करेंसी नहीं, अपनी आजादी नहीं, अपना कानून नहीं, अपना जमीन नहीं, अपना बीज नहीं, अपनी धातु नहीं, और तो और अपना घर भी नहीं है। कौन सी आजादी के सपने आप देख रहे हो? कौन से आजाद मुल्क में बैठे हो? वही आजादी जो 15 अगस्त 1947 को देश को गुलाम कर दिया गया ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत, और आप आजादी की डींग मारते हो। जरा एक सर्टिफिकेट तो लेके दिखाओ मुझे आजादी का। भाई आप डोमोसेल तो बनवा लेते हो, 1 मिनट में बच्चे की नौकरी के लिए चाहिए, आप पहुंच जाओगे लेकर के एप्लीकेशन, थाना कचहरी सारा ये कर दोगे, 1 मिनट में बना के लाओगे, आप 2 दिन में लेके आ जाओगे। अरे एक अपना आजादी का सर्टिफिकेट तो लेके दिखा दो मुझे। अगर आप में दम है तो एक चीज, एक आजादी का सर्टिफिकेट तो दिखा दो, भैया आजादी का सर्टिफिकेट है, हम आजाद मुल्क के वासी हैं, हम आजाद हैं। कहीं नहीं आजाद हो आप, पल पल आप अपने घर से निकलते हो तब से गुलाम होके आप
अंतिम सांस तक गुलाम हो, और इसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको, या आपको जागना पड़ेगा। अगर आप जागोगे नहीं तो आप इसी स्थिति में आ जाओगे, ऐसी स्थिति में आ जाओगे आप कि आप मरते रहोगे और आपके मुंह में कोई पानी का बूंद डालने वाला नहीं होगा। और यही सिस्टम कर दिया सरकार ने, यही सिस्टम कर दिया। क्यों कर दिया? सॉरी, क्यों कर दिया? पहले हमारा संयुक्त परिवार होता था, परिवार बड़ा होता था, और कहीं कहीं तो उस परिवार को कबीला बोलते थे। 5 से 10 लोगों का जो परिवार होता है वो परिवार होता है, इससे बड़ा हो जाता है तो उसको कबीला बोलते हैं। तब क्या होता था कि भाई किसी को कुछ हो गया ना तो सब दौड़ पड़ते थे। और आज क्या हो गया? माँ से बेटा बहू ही अलग हो गए, ब्याह होते ही बेटा बहू न्यारे हो गए, माँ बाप अलग हो गए। ये स्थिति हो रही है, यानी घर में चूल्हे तक आपके बट गए, और आज आप ऐसे में उम्मीद करते हो कि आपको कोई मदद करेगा। और यही तो चाहते थे, अंग्रेजों ने किया क्या था? डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो अब इन्होंने क्या कर दिया? आपको घर से ही बांटना शुरू कर दिया, घर घर बांट दिया। किसी को लालच दे दिया पीले कार्ड का कि तू अगर न्यारा हो जाएगा तो तेरा बिजली बिल इतना आएगा, और तेरे लिए कमाई जरिया नहीं, तेरा पीला कार्ड बन जाएगा, इतना रुपए मिल जाएगा, तेरे बच्चों को ये मिल जाएगा, तेरे बच्चों को वो मिल जाएगा। सब सब्ज बाग दिखा दिया, और उसी सब्ज बाग के चक्कर में हम आप क्या किए? अलग हो गए, माँ बाप को छोड़ दिए, भाई भाई को छोड़ दिए। आज हम एक दूसरे के दुश्मन हो रहे, कटु शत्रु हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, हमारा इतिहास इस चीज का गवाह है। लक्ष्मण ने राम का साथ दिया तो वो लंका जीत लिए, और विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया, वो लंका खाक कर गया। इतना याद रखना कि अगर आपके सहयोग में आपका भाई, आपका परिवार, आपके माँ बाप नहीं खड़ा होंगे ना, तो दुनिया में आपको कोई ये आदमी सहारा देने वाला नहीं है। आपको सरकार तो बिल्कुल नहीं। सरकार तो आप मरते रहोगे ना तो वो देखेगी कि आपके अंदर मांस कितना है, इसके शरीर के कौन से पार्ट्स जो है काम आ जाएगा, वो भी बेच लेगी। आप इस पीले कार्ड और इसके चक्कर में ना रहो कि आपको पीला कार्ड से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा। कुछ नहीं, सिर्फ आपका शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा तरीका इन्होंने अपनाया, ये डिजिट मुद्रा। जो कहते हैं ना कि आपकी सब्सिडी आ जाएगी आपके मोबाइल पे, वो आप देख रहे तो खुश हो जाते हैं, जहां मेरे मेरे पास सब्सिडी 18 रुपए आई है, मेरे पास 40 रुपए आए हैं। ऐसे पता नहीं अपने को सब्सिडी वगैरह मिलती नहीं भाई। 2-3 दिन पहले कोई बता रहा था जी 18 रुपए मेरे पास सब्सिडी आती है, तब मैं बता रहा हूं। तो डिजिट हमारे देश को गुलाम करने का सबसे बड़ा तरीका है, जो आपको इस हद तक गुलाम कर देगा, इस हद तक आपको विकलांग कर देगा, इस हद तक आपकी मानसिकता को संकीर्ण कर देगा, इस हद तक आपके अस्तित्व को गिरा देगा कि आप चाह के भी जेब में रुपए नहीं रख सकते। अब कुछ लोग मेरे पास ये भी बाद में कमेंट करके पूछेंगे कि अरे यार, तो इतना बड़ा बैंक जो है, बैंक क्या करेंगे, आरबीआई क्या करेगा? भाई ताम झाम तो बना हुआ है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब बैंक में आप जाइए, बैंक क्या करना शुरू कर दिया है? बीमा। आप जाओगे बैंक में, बीमा मतलब दुनिया भर की स्कीमें आपको एक मैनेजर बता देगा। आप सिर्फ इतना जाकर कहिए, मैनेजर साहब मैंने 50,000 रुपए मेरे पास है, मैं उसको सोचता हूं कैसे इन्वेस्ट करूं कि मुझे अच्छे उसका रिटर्न मिल जाए, इनकम मिल जाए। अब आप देखिए, उस 50,000 रुपए के लिए मैनेजर आपको 500 स्कीम बता देगा, यानी इन किन प्रकार में आपके पास से उसको लेना है। और वही आप चले जाओ अभी उसके पास कह दो कि हमने एफडी कराया था, हमारा पूरा हो गया है, पैसे चाहिए आज, तो वो 3 दिन चक्कर लगवाएगा। क्या यही है डिजिटल? यही है डिजिटल इंडिया? अरे भाई पूरा हो गया, आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं। आपका मान लो आपने एफडी पूरा कराया, आपका एफडी पूरा हो गया, उसको फटाक से आपके खाते में आ जाना चाहिए ना। वो क्यों नहीं आता? उसके लिए आपको बोलेगा 70 बार आओ, आप यहाँ साइन करो, वहां साइन करो, ये प्रमाणित करके दो, वो प्रमाणित कर दो। क्यों भाई? तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं? रोटी तो मेरे पर पैसे से चल रही है उसकी, और हमें आपको हरासमेंट करता है। ये क्या है? हमारी आपकी अज्ञानता, जागरूकता की कमी। लेकिन एक आदमी अगर चाहे दोस्तों तो ये नहीं बदलेगा। इसके लिए हमें सबको जागना पड़ेगा। जब तक हम गांव गांव, गली गली, घर घर, शहर शहर जागेंगे नहीं, तब तक ये जागरूकता नहीं होगी। आपका शोषण दोहन होता रहेगा, और आप अपना खुद के जिम्मेदार हो। अपने शोषण करवाने का जिम्मेदार आप स्वयं हैं, सरकार नहीं है। सरकार ने तो आपको बबल गप लगा के दे दिया,
मोदी जी ने कह दिया मोदी है तो मुमकिन है। मोदी आपके खून का प्यासा है, आपके खून की एक एक बूंद पिएगा वो। आप जो लोग कर रहे हो ना, बहुत बड़ा हिंदुत्व सम्राट है, हिंदुत्व हृदय सम्राट है, मोदी जैसा राक्षस नीच गिरा हुआ आदमी कोई है ही। जो व्यक्ति गरीब के लिए कुछ कर न सके वो बहुत बड़ा वो थोड़ी हो जाएगा। सॉरी, भावना में मैंने नीच शब्द का इस्तेमाल किया, गरिमामयी पद पे है, मुझे नहीं कहना चाहिए था, इसके लिए क्षमा। लेकिन इस हद तक वो गिर चुका है मोदी। आप मोदी के ऊपर आप मत वो करिए कि मोदी बहुत बढ़िया काम है, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी के काम का खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जागिए। आप डिजिट डिजिट में मत पड़िए, जितना हो सके उतना कम आप इस डिजिट का इस्तेमाल करें, क्योंकि डिजिट का अब तक कोई डिजिट या डिजिटल एक्ट नहीं बना। जो एक्ट बने थे वो हमने आपको बता दिए, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि आप जो अपने मोबाइल से अंक ट्रांसफर कर रहे हो वह कोई मुद्रा है। ये ध्यान रखना। डिजिट एक डिजिट ही है, हवा का रुपया है और हवा ही उसके बदले में आपको मिलता है। ये अलग बात है कि आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप कानूनी रूप से देखेंगे तो वो इस्तेमाल करना भी आपके प्रति जो है एक ऑफेंस बनता है, क्योंकि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आप सभी को ये निवेदन कर रहा हूं मैं कि आपको जागना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में आप अपने पोते पोतियों, हमारी हुकूमत तो क्या, मान लो 15-20 साल, इतना तक तो ये धीरे धीरे समाप्त करेंगे ही। अब जैसे आप देख लीजिए, 2000 का नोट इन्होंने खत्म कर दिया, वापस ले लिया, अफवाह उड़ा दिया 1000 की नोट वापस आएगी, नहीं आया और आएगी भी नहीं। उसके बाद अभी 500 रुपए का भी नोट पे इनका चल रहा है मायाजाल। 500 का नोट कब बंद होगा, कब सरकार वापस लेगी, ये कोई पता नहीं, हो सकता है 2 दिन बाद ही आ जाए नोटिफिकेशन 500 का नोट वापस जमा करो। ये सिर्फ और सिर्फ इस डिजिट को बढ़ावा देने का एक जरिया मात्र है। जब असल में होता क्या है कि जब हम आप मजबूर कब होते हैं इसको इस्तेमाल करने में, जब हमारे आपकी जेब में पैसे नहीं होते, तब हम आप क्या करते हैं कि चलो भाई हमारे पास ही वैलेट है, उसमें से दे देता हूँ, फोन पे कर देता हूँ, गूगल पे कर देता हूँ, पेटीएम कर देता हूँ, यानी दुनिया भर का आजकल तो बहुत सारी ऐप आई हुई है, कितने के नाम लूं मैं। तो हमारी आपकी मजबूरी होती है, जब जेब में पैसे नहीं होता तो उसको वो चीज कर देते हैं। तो इसी चीज को हमें बचाना है। आप जब भी निकलो, आप अपने पास पैसे लेके निकलो, जितना हो सके उतना कैश का आप आदान प्रदान करिए, और जितना हो सके उतना ही इसको डिजिटल को अवॉइड कीजिए, ताकि आपके पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको किसी म्यूजियम में जाकर के बैंक नोट, फर्जी रुपए आपको दिखाने का नौबत न आ जाए। आज अगर किसी से आप कहोगे ना कि किसी से कि हमारे देश में 10,000 का नोट हुआ करता था, तो कोई जल्दी मानेगा नहीं। क्यों? 10,000 का नोट अब दिखता ही नहीं, बंद कर दिया है सरकार ने। और यही 2-5 साल के बाद अगर आप कहोगे ना हमारे देश में 2,000 का नोट हुआ करता था, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो है ही नहीं आपके पास। हालांकि आपको बता दें कि अब तक 2,000 का जो नोट है वो लीगल टेंडर अब तक बना हुआ है, वो बंद नहीं हुआ है, सिर्फ उसका चलन बंद कर दिया गया। आपके पास नोट है तो आप उसको बदल सकते हैं, अभी भी बदल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से बदल सकते हैं, आरबीआई से बदल सकते हैं। थोड़ा सा आपको कष्ट ये करना पड़ेगा कि आपको उसका ब्यौरा देना पड़ेगा कि किस वजह से ये नोट रह गया था। आरबीआई तो चिल्लाती है अभी इतने लाख करोड़ हमारे 2,000 के नोट गायब हैं। तो सिर्फ आपको लूटने का ये जरिया है डिजिट अंक मुद्रा, और डिजिटल जो किया जा रहा है, डिजिटल आपके शोषण का तरीका है। जिस तरीके से आपका शोषण हो रहा है, और आए दिन आप अखबार में भी पढ़ रहे हो, टीवी में भी देख रहे हो, मोबाइल पे न्यूज भी आ रही है, और बहुत सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे आपको मिलेगा कि एक कॉल आया, अकाउंट खाली हो गया। अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि इसका पोस्ट ऑफिस का 1,500 अकाउंट के हैक कर लिया गया, 1 मिनट में रुपए जीरो हो गए। तो कैसे हुआ? एक डिजिट अंक से ही हुआ, डिजिटल से ही हुआ। हम आपको धड़ल्ले से फोन पे क्या क्या क्यूआर कोड, ये वो दुनिया भर का करते हैं, लेकिन उसका ये चीज नहीं देखते हैं। जैसे ही आप एक ट्रांजेक्शन कर देते हो, आपका डाटा अमेरिका चला गया, आपके पास है ही नहीं। हिंदुस्तान में डाटा इकट्ठा करने की कोई जगह ही नहीं, इनके पास आज तक ये बना ही नहीं पाए। ये क्या खाक बनाएंगे डिजिटल एक्ट? अरे भाई, जब तुम हमारे देशवासियों का डाटा नहीं कलेक्ट करके सिक्योर रख सकते हो, डीएसएस कानून तो आपने बना दिया, लेकिन उसका हवा नहीं है वो डीएसएस कानून। उसको कहते हैं डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, बना हुआ है कानून, आप नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा। लेकिन डेटा कहां पे सिक्योर हो रहा है? अमेरिका में। ऑपरेट कहां से हो रहा है? अमेरिका से। आपके पास है क्या? कुछ नहीं, आपके पास यही है, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया में आपको मोबाइल दे दिया, पहले एंड्रॉइड, उसके बाद फिर स्मार्टफोन। अब आप चलते रहो, स्मार्टफोन, एंड्रॉइड,
आगे आईफोन, ये फोन, वो फोन, उसी में आप मस्त रहो। आपको क्या करना है अपने बच्चों का भविष्य लेकर के? न हम ध्यान देते हैं, ना आप ध्यान देते हैं, लेकिन सरकार हर एक बारीकियों से आपके ऊपर निगाह रखे हुई है। हर एक बारीकी, जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां से सरकार शुरू शुरू कर देती है सोचना। ये आप ध्यान में रखें। आपके आज आज आप वर्तमान में जी रहे हो, लेकिन सरकार आपके आने वाली पीढ़ी की 50 साल आगे तक का प्लान बना के रख ली है। सोच के देखो आप। तो हमें इस हद तक मजबूर किया जा रहा है, हमें आपको इस हद तक कमजोर किया जा रहा है, हमें आपको इस हद तक विकलांग किया जा रहा है कि हम आप चाह कर भी अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि घर से ही बंटवारा शुरू हो गया। यानी परिवार में एकता नहीं रही, और इसी का रिजल्ट है कि हम आप अलग 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 अलग, खर्चा बढ़ गया और हम आप परेशान होने लग गए। सरकार उसका फायदा उठाने लग गई। आपने ध्यान दिया होगा, आप एक घर में अगर दो भाई हैं, एक भाई का पीला कार्ड मिल जाएगा, लेकिन एक भाई कहते हैं नहीं इसका तो अच्छी इनकम है ना, कैसे पीला कार्ड उसका बनेगा? तो आप सोच लीजिए कि जब आपके घर में एक एक परिवार के ऊपर सरकार निगाह रख करके इस तरीके से कर रही है, 5 किलो राशन के बदले आपने अपना सब कुछ खत्म कर दिया, तो आप सोच सकते हैं कि सरकार किस हद तक आपके ऊपर नजर रखी हुई है। और ये डिजिटल मुद्रा, डिजिट मुद्रा, अंक मुद्रा, ये आपके हित की बात नहीं है। बाकी इस्तेमाल करें ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है। इसमें हम आपको कोई बाउंडेशन नहीं कर रहे हैं कि ना इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि सर इसके ऊपर आप प्रकाश डालिए। तो जितना मेरे से हो सका, जितना मेरे को जानकारी थी और जितनी जानकारी आपको दिया हूं, सब एथेंटिक्स दिया हूं, लीगली रूप से दिया हूं। हर चीज का प्रावधान है हमारे पास, और आप चाहें तो उसको स्वयं भी निकाल सकते हैं। गूगल से निकाल लो। आजकल आजकल तो ये व्हाट्सएप पे एक मेटा आता है, उसके ऊपर भी लिख के डालेंगे तो सारा चीज आ जाएगा। तो इसलिए सिर्फ थोड़ा सा समझिए, बच्चों की भविष्य, अपने भविष्य और अपने देश का भविष्य याद रखें दोस्तों। हम तभी तक सिक्योर हैं जब तक हमारा देश सुरक्षित है, और हमारा देश तभी सुरक्षित होगा जब हम हमारे देश की मुद्रा को सुरक्षित कर लेंगे। क्योंकि जब तक हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो बिना मुद्रा का सरवाइव किया हो। तो इसीलिए आपको कह रहा हूं कि आप लोग कम से कम और कुछ नहीं तो एक एक पोस्ट कार्ड लिख लिख करके तो डालो आप सरकार को कि ये डिजिट अंक वाला रुपए मुझे नहीं चाहिए, हमें भारत का असली रुपए चाहिए। वो रुपए हमें वापस दीजिए, हमारे रुपए वापस दीजिए। जो हमारे बुजुर्गों ने इस्तेमाल किया, सोने चांदी का सिक्का इस्तेमाल किया, उसका क्या हुआ? वो कहां गया? वो कहां गए? हमारे वो पैसे कहां गए जो आपने हमारे बुजुर्गों से बैंकों में जमा करवाए? जो ऐसे रुपए हमारे कहां गए जो हमारे बुजुर्गों के पास थे, जो हमें ये लालच दिया गया कि आपके इसी रुपए के बदले में हम पेपर करेंसी बना के दे रहे हैं, जिस दिन आप चाहो उस दिन आप ले लो। वो रुपए हमारे कहां गए? दोस्तों अगर हम सारे लिखना शुरू कर देना, 50 पैसे का पोस्ट कार्ड आता है, आप यकीन मानिए अगर आप अपने एरिया के डीएम को, सीएम को और पीएम को 3 जगह लेटर लिखना शुरू कर दे, तो आप यकीन मानिए 1 लाख लेटर जाते जाते ना सरकार घुटने पे आ जाएगी, और वो सोचने को मजबूर हो जाएगा कि ये नई बीमारी कहां से छिड़ गई। कुछ नहीं करना है आपको। आप डिजिटल में ही आ जाइए, इसी का इस्तेमाल कर लीजिए, फोन का इस्तेमाल कर लीजिए, आप अपने मोबाइल पे ही टाइप कर लीजिए, टाइप करके मेल कीजिए, तो भी आप इस लड़ाई की मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। हम आपको ये पैसे कमाने के लिए नहीं बता रहे हैं, हम आपके अपने अस्तित्व को, अपने देश को, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए बात कर रहे हैं। और वरना आपकी मर्जी है, क्योंकि कथित आजादी के हम कायल हैं, और उसी आजाद मुल्क के हम निवासी हैं जिसको लोग कथित आजाद मुल्क कहते हैं। जबकि आजादी का सर्टिफिकेट आप मांगने के लिए चले जाओ तो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। और गुलामी, हमारा देश आज भी गुलाम है, इसके मैं आपको एक नहीं 10 प्रमाण दे दूंगा, है मेरे पास, निकाल रखा है। तो दोस्तों आपको बस यही कहना था कि आपका जो डिजिट अंक मुद्रा है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। न अब तक डिजिटल करेंसी एक्ट बना, जैसे आरबीआई एक्ट है, कोइनीज एक्ट है, पेपर करेंसी एक्ट है, इस तरीके से कोई ऐसा एक्ट नहीं बना है जो डिजिटल या डिजिट अंक को वैध मुद्रा करार करता या डिक्लेयर करता। तो आज का सेशन काफी लंबा हो गया, लगभग 1 घंटे के आसपास हो गया। इसी के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और माता लक्ष्मी आपके घर में दिन दूना रात चौगुना आपको तरक्की दे। आप हर उस कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ें जिसका आप सपना देखें। और आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आप सभी एक
50 पैसे का पोस्ट कार्ड जरूर लिख करके सरकार से भारत का असली रुपए जरूर मांगे। कम से कम उनसे ये तो कहें कि असली मुद्रा का हमें फोटो ही भेज दो, वही बहुत है। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों से स्नेह पूर्वक, विनम्रता पूर्वक विदा लेते हैं। और आपको किसी तरह का कोई क्यूरी हो तो आप मेरे संगठन के मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो उसका रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। आप 94 684 77 951 ये नंबर है किसान मजदूर जागृति मंच का। और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का नंबर आपको बता देते हैं, 630 654 इस नंबर पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।